जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने संगम एज और संगम किंगडम के बारे में पढ़ा था। मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। चूंकि मेरी ऑब्जेक्टिव्स की जो सीरीज है वो स्लाइड जो है वो तैयार नहीं हो पाई है, जिस कारण से मैं आज पुष्यभूति डायनेस्टी पढ़ा रहा हूँ। मैंने ये मेरा जो स्लाइड बन रही है उसमें ये है कि जितनी भी डायनेस्टीज के क्वेश्चंस बाकी हैं, ठीक है, तो वो सारी अब जब तक हमारी एंशियंट हिस्ट्री के जितनी भी और डायनेस्टीज बची हैं उसको पहले हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद कंबाइंडली जितनी भी डायनेस्टीज बची हैं उनका एक कंबाइंड 2 पार्ट्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर लेंगे। मतलब अभी अपन लाइन से सारी डायनेस्टीज को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा एंशियंट पार्ट कंप्लीट हो जाए और फिर इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिस डायनेस्टीज के हमने नहीं किए हैं उसको हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे। क्लियर? तो आज हम चूंकि क्लासेस में इस तरफ थोड़ा सा गैप भी हो रहा है, चूंकि 2-2 3-3 दिन के गैप में मैं क्लासेस बना पा रहा हूं क्योंकि मेरा कुछ बिजी शेड्यूल चल रहा है, लेकिन जो मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आप लोगों का पूरा हिस्ट्री कंप्लीट करूंगा, तो उस वादे को मैं बिल्कुल पूरा करूंगा। आपको पूरा हिस्ट्री जो है वो कंप्लीटेड मिलेगा। क्लियर? तो आज हम जिस डायनेस्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है पुष्यभूति डायनेस्टी। देखिए, पुष्यभूति डायनेस्टी का जो रूलिंग एरिया रहा है वो रहा है ये पूरा नॉर्थ इंडिया। देखिए, आप नॉर्थ इंडिया, वेस्टर्न और थोड़ा ईस्टर्न पार्ट अगर देखा जाए तो ये जो पूरा रहा है ये रहा है पुष्यभूति डायनेस्टी का एरिया। ठीक। अब पुष्यभूति डायनेस्टी जो रही है इसके जो सबसे प्रोमिनेंट और सबसे एफिशिएंट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर जो रहे हैं वो रहे हैं हर्षवर्धन। ठीक है, यहां पर आपको मैप में भी दिख रहा होगा हर्षवर्धन एम्पायर। ठीक है, तो ये पूरा हर्षवर्धन का एम्पायर है और ये हर्षवर्धन ही पुष्यभूति डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं। ठीक, जिसमें हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में, ठीक है, और भी पुष्यभूति डायनेस्टी में जो रूलर्स रहे हैं उनके बारे में, इसके बाद इनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का था उसके बारे में। मतलब ओवरऑल हम जो डायनेस्टीज में जो पार्ट्स पढ़ते हैं वो हम इसमें भी पढ़ेंगे। ठीक। अब चूंकि मैंने पहले भी इस बात को बताया था कि डायनेस्टीज को पढ़ाने का हमारा जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल सेम रहेगा। पहले हम देखेंगे कि कहां से हमें पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, मतलब हम इसकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देखेंगे। इसके बाद फिर हम उन इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में देखेंगे जो पुष्यभूति डायनेस्टी के समय रूल करते थे। ठीक, उसके बाद फिर हम आएंगे इनके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, जिसमें हम देखेंगे कि इनका प्रशासन जो था वो किस तरीके से चलता था। ठीक है, इनके समय में जो आर्मी थी वो कैसी थी, टैक्स प्रणाली इनके समय में कैसी थी, पीनल सिस्टम वगैरह अगर हम बात करें इनके यहाँ सजा वगैरह कैसे दी जाती थी। इसके अलावा इनके रिलीजियंस के बारे में और इनकी कॉइन्स और सील्स के बारे में भी हम बात करेंगे। क्लियर? तो पुष्यभूति डायनेस्टी भी हम बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे जैसे अभी तक जितनी भी डायनेस्टीज हमने पढ़ी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस पुष्यभूति डायनेस्टी। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की, तो देखिए इनके समय में, मतलब इनका जब साम्राज्य चल रहा था पुष्यभूति का, इनके समय में एक एम्बेसडर, चाइनीज एम्बेसडर पिलग्रिमेज आए थे। पिलग्रिमेज का मतलब होता है एक चाइनीज जो था वो भ्रमण करने वाला व्यक्ति। पिलग्रिमेज का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, भ्रमण करता है। तो इनके समय में एक आए थे हियान टीसंग। ठीक है, ये चाइनीज पिलग्रिमेज थे, ठीक है, जिन्होंने इंडिया की विजिट करी थी बिटवीन 630 एडी से लेकर के 644 एडी तक। ठीक है, और इस दरमियान नॉर्थ इंडिया में जिसका राज्य था वो कौन थे, पुष्यभूति डायनेस्टी। ठीक है, अब इनका एक अकाउंट इन्होंने कंपाइल किया है। ठीक है, मतलब इन्होंने जो चीजें यहां पर देखी, ठीक है, उसका इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, एक अकाउंट बनाया जिसको बोला जाता है ह्यून सिटी सांग अकाउंट, जिसको कंपाइल किया ह्यून टी सांग ने, जो कि एक चाइनीज पिलग्रिमेज थे जिन्होंने भारत में विजिट करी 630 एडी से लेकर के 644 एडी तक। अब इन्होंने अपनी सैर जब ये करने आए, ठीक है, तो इन्होंने जो भी चीजें उस समय देखी,
मतलब पुष्यभूति वंश में जो भी चीजें हो रही थी उन्होंने वो सारी चीजें अपने अकाउंट में लिखी, मतलब अपनी चीजों में उन्होंने एक जगह कंपाइल किया, मतलब जो भी उन्होंने देखा वो उन्होंने बताया। इसमें अगर हम बात करें तो इन्होंने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी अबाउट प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया। देखिए उस टाइम पर भारत की जो रिचनेस थी, ठीक है, उसके बारे में इन्होंने बताया। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, ठीक है, वो काफी हाई था, इसके बारे में इन्होंने बताया। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ के सॉइल्स और क्रॉप्स, देखिए मिट्टी वगैरह जो थी यहाँ की बहुत ज्यादा क्या थी, फर्टाइल थी, इसीलिए अपने यहाँ पर अब चूंकि आप ये पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में अगर देखें तो इसका जो एरिया रहा ये गंगा दोआब रीजन की तरफ रहा और ये सबसे फर्टाइल लैंड रहा है। क्लियर, गंगा दोआब रीजन के चलते ये सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड रहा, इसीलिए यहाँ की सॉइल्स भी क्या रही, बहुत ज्यादा फर्टाइल रही। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स वगैरह चला करते थे उस टाइम पर, ठीक है, तो काफी ज्यादा कॉइन्स वगैरह सर्कुलेशन में थे, ठीक है, गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स के बारे में। इसके बाद बात करें तो कन्नौज, ठीक है, कन्नौज के बारे में इन्होंने बड़ा बताया कि कन्नौज एक अगर कहा जाए तो पाटलिपुत्र के बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट सिटी बनी कन्नौज, और ये बनी हर्षवर्धन के टाइम पे, जब हर्षवर्धन ने यहां पर अपनी कैपिटल बनाया, ठीक है, कन्नौज को, तो उस टाइम पर कन्नौज जो था वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया था। मतलब माना जाता था कि जो कन्नौज पे राज कर रहा है मतलब वो पूरे नॉर्थ इंडिया का राजा है, ये माना जाना शुरू करने लगे। मतलब पाटलिपुत्र के बाद दूसरी जो हुई, ठीक है, वो हुई कन्नौज सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस। और आप अभी आगे देखेंगे जब मैं मेडविल हिस्ट्रिया में ट्राइपरटाइट स्ट्रगल पढ़ाऊंगा, त्रिसूत्रीय संघर्ष, ठीक है, उसमें गुर्जर प्रतिहार होंगे एक तरफ पाल होंगे और एक तरफ राष्ट्रकूट होंगे, और ये तीनों साम्राज्य सिर्फ इस कन्नौज पर अधिकार करने के लिए आपस में लड़ेंगे। तो ये कन्नौज इतनी इंपॉर्टेंट प्लेस हो गई थी। तो ये कब हुई है, ये हुई है जब ये पुष्यभूति डायनेस्टी पिक्चर में आई है, जब हर्षवर्धन ने, जो इसके महत्वपूर्ण राजा थे नॉर्थ इंडिया के, उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। क्लियर, तो यहां पर देखेंगे इन्होंने अपने अकाउंट में लिखा है कि कन्नौज का इंपॉर्टेंस बिल्कुल वैसा ही हो गया था जैसा मौर्य या गुप्त काल में पाटलिपुत्र का था, ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो इंडस्ट्रियल लाइफ बताई, यहां पर जो उद्योग का जीवन था उसके बारे में इन्होंने सारी चीजें स्पष्ट करी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने यहाँ पर जो कास्ट सिस्टम देखा उसके बारे में बताया, यहाँ शादी विवाह की कैसी प्रथा हुआ करती थी उसके बारे में बताया। मतलब कि एक तरीके से हुआन टीसांग ने लगभग सभी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दी है अबाउट पुष्यभूति डायनेस्टी। मतलब इन्होंने पॉलिटिकल भी चीजें बताई, इन्होंने सोशल लाइफ भी बताया, कास्ट सिस्टम, मैरिज सिस्टम, इन्होंने इकोनॉमिक लाइफ भी बताई, जिस तरीके से उन्होंने फर्टिलिटी बताई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बताया। क्लियर, तो करेंसी सिस्टम बताया, गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स के बारे में। क्लियर, और इसके अलावा जो था आखिरी में एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, इसके बारे में भी बताया। तो एक तरीके से कहा जाए सबसे वाइटल इंफॉर्मेशन अगर पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में कहीं से पता चलती है तो वो उस टाइम पर जो चाइनीज पिलग्रिमेज आया था विजिट करने के लिए, हुआन टी सांग, इसके अकाउंट से पता चलता है। इसने जो जो चीजें यहां पर देखी वो चीजें अपने चीज में कंपाइल करी, अपने उसमें लिखा, और उसी अकाउंट से हमें पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में ब्रीफली हमें पता चलता है। क्लियर, तो एक तो हीन टी संग अकाउंट था जिससे हमें पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट लिटरेचर रहा है वो रहा है हर्षचरिता। ठीक है, देखिए हर्षचरिता एक बुक रही है जिसको लिखने वाले थे बाण भट्ट। ठीक है, मतलब इस बुक को लिखने वाले कौन थे, बाण भट्ट। ठीक है, अब ये बाण भट्ट कौन थे, ये कोर्ट पोएट थे हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन के दरबार में ये कवि थे और इन्होंने ये किताब लिखी थी हर्षचरिता। ठीक है, अब इस किताब में था क्या, तो इन्होंने पूरी हर्षवर्धन की बायोग्राफी इसमें नरेट की है। मतलब पूरा जो एम्परर हर्षवर्धन रहा है उसकी पूरी जीवनी जो है उसको नरेट किया हर्षचरिता में। और ये किसने किया, हर्षवर्धन के ही दरबारी कवि थे बाण भट्ट। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें और भी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं अबाउट सोशल,
religious, economic and political life of the people of India in times of हर्षवर्धन। मतलब इसमें सिर्फ हर्षवर्धन के बारे में नहीं बताया गया, हर्षवर्धन के समय में जो लोग उनके शासन में रहा करते थे उनकी सोशल लाइफ के बारे में, उनकी रिलीजियस लाइफ के बारे में, उनकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में भी इस किताब में बताया गया। तो हैंस ट्वीसांग अकाउंट के बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण किताब जहां से पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में हमें पता चलता है वो थी हर्षचरिता। और ये किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। और ये किताब लिखी गई थी संस्कृत में। ये आपको याद रखना है, ये जो हर्षचरिता किताब थी जो बाणभट्ट ने लिखी थी वो किसमें लिखी थी? संस्कृत में लिखी थी। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन्होंने और भी इंफॉर्मेशन दी हैं, मतलब हर्षवर्धन के टाइम पर हर्षवर्धन ने जो युद्ध किए, ठीक है, या इन्होंने जो कब्जा किया, जो कॉन्क्वेस्ट किया, उसके बारे में भी हर्षचरिता के बारे में सारा कुछ दिया हुआ है। मतलब एक तरीके से स्पेसिफिकली हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन से जुड़ी जितनी भी चीजें थी उनके समय की, वो सारी चीजें किसमें दी हुई हैं? हर्षचरिता में। किसके द्वारा लिखी गई? बाणभट्ट के द्वारा। ठीक, तो एक तो था हीन ट्वीसांग अकाउंट, इसके अलावा हर्षचरिता जो थी वो दूसरा लिटरेरी सोर्स। इसके अलावा कुछ और भी किताबें रही हैं, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब रही है कादंबरी। ठीक है, कादंबरी जो है ये किसने लिखी? बाणभट्ट ने। ठीक है, तो जो अदर लिटरेरी वर्क्स हर्षचरिता के अलावा बाणभट्ट ने एक और किताब लिखी वो थी कादंबरी, इसको भी संस्कृत में लिखा। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्लेस वगैरह हुए हैं, मतलब कुछ ड्रामा वगैरह हुए हैं। ठीक है, जिसमें एक ड्रामा है प्रियदर्शनी, रत्नावली और नागनंदा, ये ड्रामा लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये ड्रामा है प्रियदर्शनी, रत्नावली और नागनंदा। ठीक है, अब इनमें क्या इंफॉर्मेशन दी हैं? ये ड्रामा क्या है? पूरी हर्ष की जिंदगी की डिटेल्स के बारे में बता रहा है। ठीक है, मतलब हर्ष की जिंदगी जो पूरी रही है, हर्षाज लाइफ, उसको ड्रामा के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। किसके द्वारा? प्रियदर्शनी, रत्नावली और नागनंद के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा इसमें ये कहा गया है कि ये जो प्रियदर्शनी है या रत्नावली है या नागनंद है, इसके राइटर खुद हर्षवर्धन रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा, इसके खुद के राइटर कौन रहे हैं? हर्षवर्धन रहे हैं। मतलब ये जो प्रियदर्शनी है, रत्नावली है, नागनंदा है, ये किसने लिखी है? हर्षवर्धन ने खुद लिखी। ठीक है, मतलब उन्होंने अपनी ही लाइफ पे ड्रामा बनाया, ठीक है, और उसके बारे में लिखा। ठीक, तो ये ठीक है। अब इसमें रत्नावली और प्रियदर्शनी की बात करें तो ये लव के बारे में बताती है, और अगर हम नागनंदा की बात करें, ठीक है, तो ये बताती है हर्ष के समय में हर्ष जो थे वो किस तरीके से दान धर्म किया करते थे, मतलब चैरिटी। तो हर्ष की समय में चैरिटी के बारे में किसमें बताया गया है? नागनंद के बारे में, नागनंदा में। और ये प्रियदर्शनी, रत्नावली और नागनंदा ये किसने लिखी है? हर्षवर्धन ने। इसके अलावा दो लिटरेचर और हैं, हर्षचरिता और कादंबरी, ये किसने लिखी? बाणभट्ट ने। और एक जो चाइनीज पिलग्रिमेज आए थे, ह्युआन टी सांग। तो ये सारे लिटरेरी सोर्सेस थे जो पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में बताते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी रहे हैं। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया, रत्नवली और प्रियदर्शिका ये किस पे है? डील्स विथ लव एंड कोर्ट इंट्रीगीज। ठीक है, इसके अलावा अगर हम नागनंदा की बात करें तो ये क्या रेफर करता है? टू दी चैरिटी ऑफ दी हर्षा। मतलब हर्षवर्धन किस तरीके से जो है दान धर्म का काम करते थे उसके बारे में इसमें बताया गया है। अब देखिए, ये तो सारे लिटरली सोर्सेस थे जो लिखित में इंफॉर्मेशन मिली। इसके अलावा हमारे पास कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी हैं। ठीक है, जैसे एक है मधुबन प्लेट इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इससे हमें पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। इसके अलावा है एक सोनपत इंस्क्रिप्शन। ठीक, इसके अलावा है बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन। चौथा है क्वाइंस ऑफ हर्षवर्धना, हर्षवर्धन के जो सिक्के मिले हैं उससे भी हमें हर्षवर्धन के शासन के बारे में पता चलता है। इसके अलावा ए होल इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये सारे इंस्क्रिप्शंस जो मिले हैं इससे भी पता चलता है कि पुष्यभूति नाम की कोई डायनेस्टी थी और हर्षवर्धन जो थे वो उसके बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हुआ करते थे। क्लियर? तो ये सारी क्या थी? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पुष्यभूति डायनेस्टी। क्लियर? तो सबसे पहले हमने लिटरेरी सोर्सेस के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद हम देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं जिन्होंने
पुष्यभूति डायनेस्टीज के ऊपर रूल किया। ठीक, तो इसमें जो सबसे पहले रूलर और जिसे पुष्यभूति डायनेस्टी का फाउंडर भी कहा जाता है वो थे पुष्यभूति। ठीक है, तो इनके जो फाउंडर रहे हैं वो रहे हैं पुष्यभूति। ठीक है, तो पुष्यभूति क्या रहे, ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, इस डायनेस्टी के फाउंडर रहे हैं पुष्यभूति। ठीक है, और ये कहां से रूल किया करते थे, तो आज का जो मॉडर्न थानेश्वर रीजन है हरियाणा में, ठीक है, आज का मॉडर्न जो थानेश्वर पार्ट है हरियाणा में, वो इनकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, कन्नौज बाद में बनी है, कन्नौज हर्षवर्धन के टाइम बनाई गई। तो पहले जो इनकी राजधानी जब ये पुष्यभूति डायनेस्टी बनी थी उस टाइम पर ये कहां से रूल किया करते थे, हरियाणा में, आज का जो थानेश्वर है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें, इनमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर हुए हैं वो हुए हैं प्रभाकर वर्धना। प्रभाकर वर्धना इसके बाद रूलर बने हैं, मतलब पुष्यभूति जो रहे वो इस रूलर के फाउंडर रहे हैं। इन्होंने कहां से रूल किया, मॉडर्न थानेश्वर हरियाणा से। ठीक है, अगले जो रूलर रहे हैं वो रहे हैं प्रभाकर वर्धना। ठीक है, प्रभाकर वर्धना के बारे में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनके बारे में ये पता है, ठीक है, कि इनके 4 बच्चे थे। ठीक है, इनके जो प्रभाकर वर्धना थे इनके 4 बच्चे थे, जिसमें से 3 इनके बेटे थे। ठीक है, और 1 इनकी बेटी थी। ठीक है, तो टोटल इनके 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। अब 3 बेटों में कौन कौन था, तो सबसे पहले तो बेटे जो बड़े बेटे थे वो थे राज्यवर्धन, उसके बाद दूसरे नंबर पर आते थे हर्षवर्धन, और तीसरे नंबर पर आते थे कृष्णा, और इनकी ये एक जो बहन थी वो थी राजश्री। ठीक है, तो इनके प्रभाकर वर्धनन के 4 बच्चे थे, एक थे हर्ष राज्यवर्धन जो सबसे बड़े बेटे थे, दूसरे हर्षवर्धन, कृष्णा, और राजश्री जो थी वो इनकी बहन थी। ठीक, प्रभाकर वर्धना के बाद जो गद्दी पर बैठे वो थे राजवर्धन। ठीक है, गद्दी पर बैठे वो कौन थे, राजवर्धन। हालांकि राजवर्धन कम समय के लिए बैठे थे, लेकिन सबसे पहले गद्दी पर कौन बैठे, राजवर्धन। ठीक, तो प्रभाकर वर्धना के बाद जो अगले रूलर आते हैं वो आते हैं राजवर्धन। ठीक है, अब राजवर्धन जो हैं वो अप्रोक्सीमेटली 605 एडी के टाइम सिंहासन पर बैठे थे। 605 एडी के समय राजवर्धन क्या हुए, सिंहासन पर बैठे। ठीक है, और जैसे ही ये सिंहासन पर बैठे उस टाइम पर इनकी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो आगे चल के इनकी मृत्यु का कारण भी बन गया। ठीक है, इनके मैंने आपको बताया था कि जो प्रभाकर वर्धना थे उनके 3 बेटे और 1 बेटी थी। ठीक है, अब उनकी बेटी का नाम क्या था, राजश्री। ठीक है, मैं छोटी सी स्टोरी बता रहा हूं आपको इसके पीछे की। तो इनकी बेटी का नाम क्या था, राजश्री। ठीक है, अब राजश्री की जो थी इनकी शादी हुई थी। ठीक है, इनकी मतलब मैरिज हुई थी, किसके साथ हुई थी, तो कन्नौज के उस टाइम माखोरी एक रूलर हुआ करते थे। ठीक है, मतलब एक माखोरी वंश के रूलर हुआ करते थे जो कन्नौज से राज किया करते थे, जिनका नाम था ग्रहवर्मन। तो राजश्री जो इनकी बहन थी उनकी शादी हुई ग्रहवर्मन से। ठीक है, अब ग्रहवर्मन ये कन्नौज के राजा थे। ठीक है, कन्नौज में एक वंश रूल किया करता था, मौखारी वंश। कौन सा वंश था, मौखारी वंश। ठीक है, मौखारी वंश। तो मौखारी वंश के ही रूलर थे ग्रहवर्मन। राजश्री की शादी इनके साथ हुई थी। ठीक, अब उस टाइम पर मालवा रीजन की अगर हम बात करें, मालवा रीजन की, ठीक है, तो मालवा रीजन में उस टाइम पर एक रूलर हुआ करता था, मालवा रीजन में रूल करता था, उसका नाम था देवगुप्त। तो उस टाइम पर मालवा रीजन में एक रूलर हुआ करता था, देवगुप्त। ठीक है, तो देवगुप्त ने क्या किया था, इसको ग्रहवर्मन जो राजश्री का हस्बैंड थे, राजश्री के, इसको मार दिया था। क्या कर दिया था, देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, और राजश्री जो राजवर्धन और हर्षवर्धन की बहन थी उसको बंदी बना लिया था। तो देवगुप्त कौन था, मालवा का राजा था। उसने ग्रहवर्मन जो कन्नौज के राजा थे उसके ऊपर आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी, और जो उस टाइम पर उनकी पत्नी जो हर्षवर्धन और राजवर्धन की बहन थी, ठीक,
उनको क्या कर लिया, किडनैप कर लिया, मतलब और उनको जेल में बंद कर दिया। ठीक है, अब जब ये बात राज्यवर्धन को पता चली, ठीक है, तो राज्यवर्धन ने तय किया कि वो अपनी बहन को वहां से छुड़वाएंगे और देवगुप्त से अपना बदला लेके रहेंगे, क्योंकि उन्होंने उनके एक तरीके से कहा जाए तो बहनोई को मार दिया था देवगुप्त ने। तो उस एवज में क्या होता है, जो राज्यवर्धन होते हैं ये देवगुप्त की हत्या कर देते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, राज्यवर्धन देवगुप्त की हत्या कर देते हैं। क्यों हत्या करते हैं, क्योंकि इनको उसका बदला लेना था, क्योंकि देवगुप्त ने इनके बहनोई ग्रहवर्मन को मारा और इनकी बहन को बंदी बना लिया था। तो राज्यवर्धन जो है वो गए और उन्होंने क्या किया, देवगुप्त को मार दिया। लेकिन उसी टाइम पर बंगाल का एक रूलर था शशांक, उसी टाइम पर बंगाल का एक रूलर था जिसका नाम था शशांक। ठीक है, शशांक जो था वो बंगाल में रूल किया करता था। ठीक है, ये एक गौड़ी रूलर था। ठीक है, कौन सा रूलर था, गौड़ी रूलर था। ठीक है, अब ये जो देवगुप्त था ये और शशांक एक दूसरे के मित्र थे। ठीक, तो जब राज्यवर्धन देवगुप्त को मारने आया तो शशांक ने क्या किया, पलट के राज्यवर्धन को मार दिया। मतलब सबसे पहले राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मारा और देवगुप्त का बदले के लिए शशांक ने किसको मार दिया, राज्यवर्धन को मार दिया। तो एक तरीके से कहा जाए तो देवगुप्त ने सबसे पहले तो ग्रहवर्मन को मारा और इनकी बहन राजश्री को क्या किया, बंधक बना लिया। उसका बदला लेने के लिए राज्यवर्धन देवगुप्त को मारेंगे और देवगुप्त का दोस्त था शशांक। ठीक, तो राज्यवर्धन जब इसको मारा, ठीक है, तो उसके बाद शशांक ने क्या किया, राज्यवर्धन को मार दिया। और इसी लड़ाई झगड़े के बीच में ये जो राजश्री थी, ठीक है, ये जो राजश्री थी, जो हर्षवर्धन और राजवर्धन की बहन थी, ये जंगल में भाग गई। ये कहां भाग गई, जंगल में भाग गई, सेंट्रल इंडिया के जंगल में राजश्री भाग गई। अब राज्यवर्धन की हत्या होने के बाद हर्षवर्धन जो इनके छोटे भाई थे वो सिंहासन पर बैठते। ठीक है, तो पूरी कहानी आपको समझ में आई। सबसे पहले क्या हुआ, राज्यवर्धन जैसे ही गद्दी पर बैठे, इनकी बहन राजश्री के पति ग्रहवर्मन को कौन मार देता है, देवगुप्त। ठीक, देवगुप्त क्या करता है, इनकी बहन को अगवा कर लेता है। उसका बदला लेने के लिए राज्यवर्धन किसको मार देते हैं, देवगुप्त को मार देते हैं। अब शशांक चूंकि देवगुप्त का दोस्त था तो शशांक अब किसको मार देता है, राज्यवर्धन को मार देता है। और इसी बीच में जो राजश्री होती हैं, जो इनकी बहन थी, वो सेंट्रल इंडिया के जंगलों में चली जाती है। ठीक है, और राज्यवर्धन के बाद जो व्यक्ति, जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर इस पुष्यभूति डायनेस्टी का माना जाता है, हर्षवर्धन, वो सिंहासन पर बैठता है। ठीक है, और हर्षवर्धन क्या करेगा, सबसे पहला काम अपनी बहन राजश्री को जंगल से ढूंढेगा। ठीक है, और राजश्री जो आत्महत्या करने जा रही थी उनको आत्महत्या करने से रोकेगा। ठीक, तो राज्यवर्धन के बाद जो हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा तो उसने सबसे पहले तो अपनी बहन को बचाया जंगल में। राजश्री का चूंकि पति खत्म हो गए थे, उनका भाई खत्म हो गया था, तो वो क्या कर रही थी, अपनी जान गंवा रही थी। लेकिन हर्षवर्धन टाइम पर वहां पहुंच गए और उन्होंने उसको रोका, अपनी बहन को। ठीक है, तो अपनी बहन को बचा करके लेकर के आए। ठीक है, तो ऐसे फिर हर्षवर्धन जो है उनका रूल शुरू होता है। ठीक, तो आपको ये कहानी समझ में आई। ठीक, तो राज्यवर्धन की अगर हम बात करें तो ये 605 एडी में बैठे सत्ता पर। उसके बाद फिर जैसे ही ये सत्ता में बैठे तो इनके बहनोई थे ग्रहवर्मन। ठीक है, मोखारी रूलर थे कन्नौज के। ठीक है, और ये राजश्री के पति थे, मतलब इनके बहनोई। ठीक है, इनको कौन मार देता है, देवगुप्त मार देता है। कौन, मालवा का राजा था ये देवगुप्त। ठीक है, और राजश्री को क्या कर लेता है, बंदी बना लेता है। उसके बाद राज्यवर्धन क्या करते हैं, देवगुप्त को मार देते हैं बदला लेने के लिए। ठीक है, लेकिन देवगुप्त का एक दोस्त रहता है शशांक। ठीक है, जो गौड़ी रूलर था बंगाल का, वो क्या करता है, राज्यवर्धन को मार देता है। ठीक है, तो राज्यवर्धन जब मर जाता है तो उसके बाद राजश्री जो होती हैं वो सेंट्रल इंडिया के जंगलों में चली जाती हैं। और उसके बाद फिर हर्षवर्धन जो हैं वो गद्दी पर 606 एडी में बैठते हैं और सबसे पहले ये अपनी सिस्टर राजश्री को जाकर के बचाएंगे जंगल के अंदर से, जो वहां पर क्या कर रही थी, आत्मदाह कर रही थी। तो आत्मदाह करने से उनको रोकेंगे और उनको बचा के लेके आएंगे। ठीक,
तो ये थे राज्यवर्धन। अब राज्यवर्धन के बाद जो इस डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं वो हैं हर्षवर्धन। ठीक, अब हर्षवर्धन जो है वो गद्दी पर बैठते। ठीक, अब हर्षवर्धन की बात करें, ठीक है, तो हर्षवर्धन का एक्चुअली में जो नाम माना जाता था, इनको जाना जाता था शिलादित्य के रूप में। ही वॉज ऑल्सो नोन एज शिलादित्य। तो आपको ये याद रखना है, शिलादित्य के बारे में किसको जाना जाता था? हर्षवर्धन को। ठीक है, और यहां से हर्ष युग की शुरुआत होती है। 606 एडी से क्या शुरू हुआ? हर्ष एरा, मतलब हर्ष युग की शुरुआत जो होती है वो 606 एडी से होती है। ठीक, अब देखिए हर्षवर्धन ने अपना जो सबसे पहले काम किया, देखिए शशांक जो था, जिसने इसके भाई को मारा था, एक तरीके से इसके बहनोई को मारा था। ठीक है, मतलब एक तरीके से भाई को मारा, ठीक है, और अपने बहनोई का, दोनों का बदला लेने के लिए एक तरीके से ये शशांक के पीछे गया। ठीक है, सबसे पहले तो इसने शशांक को कहां से भगाया? कन्नौज से। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था देवगुप्त जो थे वो, ग्रहवर्मन जो थे वो कन्नौज के राजा थे। देवगुप्त ने उस पर आक्रमण करके कन्नौज पे कब्जा कर लिया। अब राज्यवर्धन ने जब मारा, ठीक है, देवगुप्त को, ठीक है, उसके बाद फिर शशांक ने राज्यवर्धन को मार दिया। तो अब अल्टीमेटली जो कन्नौज था उस पर किसका कब्जा हो गया? शशांक का कब्जा हो गया। तो हर्षवर्धन ने सबसे पहला काम किया, कन्नौज से शशांक को भगाया। ठीक है, और फिर क्या किया, इन्होंने कन्नौज को और थानेश्वर को मिला दिया और अपनी नई राजधानी बनाई कन्नौज। तो हर्षवर्धन ने शशांक को वहां से भगाया, ठीक है, और वहां से फिर थानेश्वर, ठीक है, जो उनकी पहले राजधानी हुआ करती थी, उसके साथ यूनिफाई किया कन्नौज को, और कन्नौज को फिर अपनी नई राजधानी बनाया। क्लियर? तो कन्नौज राजधानी किसने बनाई थी? ये बनाई थी हर्षवर्धन। ठीक है, इसके बाद फिर इसके बाद ये पूरब की तरफ जाता है, शशांक की तरफ। देखिए क्योंकि शशांक जो कहां का रूलर था? बंगाल का रूलर था। तो ये पूर्व में जाएगा शशांक के पीछे, क्योंकि इसको अपने भाई का और अपने बहनोई की मौत का बदला लेना था शशांक से, क्योंकि शशांक ने इसके भाई को मारा था। ठीक है, तो हर्षवर्धन को इससे बदला लेना था, इसीलिए क्या हुआ, ये शशांक की तरफ, ईस्ट की तरफ क्या हुआ, गया। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो हर्ष अपने पहले एक्सपेडिशन में तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था शशांक के अगेंस्ट में, लेकिन ये दूसरे एक्सपेडिशन में सक्सेसफुल हुआ और इसने मगध और शशांक का जो पूरा एम्पायर था उस पर अपना अधिकार कर लिया। देखिए आप यहां पर मैप में ध्यान से देखें तो ये जो पूरा बंगाल वाला रीजन है ये भी क्या आ गया, पुष्यभूति डायनेस्टी के अंदर। ठीक, तो ये पहले किसका साम्राज्य हुआ करता था? शशांक का साम्राज्य हुआ करता था। पहले एक्सपेडिशन में नहीं जीत पाए, लेकिन दूसरे एक्सपेडिशन में क्या किया, हर्षवर्धन ने क्या किया, जो है मगध और शशांक के एम्पायर पर कब्जा कर लिया। तो क्लियर है? ठीक है, तो हर्षवर्धन जो थे उन्होंने अपने सेकंड एक्सपेडिशन में मगध और शशांक एम्पायर को कैप्चर कर लिया। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर्षवर्धन ने एक और रूलर को डिफीट किया था, ध्रुव सेना सेकंड। ठीक है, अब ध्रुव सेना सेकंड कौन थे? ये मैत्रेयका रूलर थे वल्लभी के। ठीक है, मैत्रेयका रूलर थे ये वल्लभी के। ठीक है, और उसके बाद ध्रुव सेना को हराने के बाद, ठीक है, ये अपनी बेटी की शादी कर देंगे ध्रुव सेना सेकंड से। ठीक है, मतलब कि इन्होंने क्या किया, ध्रुव सेन को हराया सेकंड को, और उसके बाद फिर ये मैत्रेयका रूलर जो थे वल्लभी के, उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर देते हैं ध्रुव सेना सेकंड को। ठीक है, और उसके बाद क्या बना लेते हैं, ध्रुव सेना को अपना फ्यूडिटरी बना लेते हैं। ठीक है, मतलब अपना सामंत बना लेते हैं। मतलब पहले इनको हराया, ठीक है, फिर अपनी बेटी की शादी इनके साथ कराई और फिर इनको क्या बना लिया, फ्यूडिटरी बना लिया अपना। ठीक, तो हर्षवर्धन ने बाद में फिर ध्रुव सेन 2 को, ठीक है, फ्यूडिटरी वसाल बना लिया, मतलब अपना सामंत बनाया। ठीक है, तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा हर्ष का डिप्लोमेटिक अचीवमेंट भी माना जाता है। ठीक है, मतलब पहले इनको हराया, ठीक है, बाद में क्या बना लिया, इनको अपना सामंत बना लिया। ठीक, अब अगर हम बात करें ए होल इंस्क्रिप्शन की, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ए होल इंस्क्रिप्शन एक युद्ध हुआ था बिटवीन हर्षवर्धन और पुलकेशिन II। देखिए पुलकेशिन II कौन थे, ये चालुक्य वंश के राजा थे। ठीक है, तो ए होल इंस्क्रिप्शन के मुताबिक हर्षवर्धन का जो है युद्ध हुआ पुलकेशिन II से, चालुक्य डायनेस्टी से,
जिसमें पुलकेशिन II ने किसको हरा दिया? हर्षवर्धन को हरा दिया। ठीक, तो आपको याद रखना है अकॉर्डिंग टू ए होल इंस्क्रिप्शन हर्षवर्धन और पुलकेशिन II का युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशिन II ने किसको हरा दिया? हर्षवर्धन को हरा दिया था। ठीक, और चालुक्य के रिकॉर्ड्स के मुताबिक हर्ष को, अगर हम बात करें हर्ष को, जो हर्षवर्धन थे, उनको क्या बोला जाता था? एक तरीके से पूरे उत्तर भारत का विधाता, या एक तरीके से कहा जाए द लॉर्ड ऑफ द होल नॉर्थ इंडिया, पूरे नॉर्थ इंडिया का विधाता कहा गया है अकॉर्डिंग टू चालुक्यन रिकॉर्ड्स, जिसको बोला जाता था सकालोता परिक पतेश्वरा। ठीक है, सकालोतो तारी पतेश्वरा। ठीक है, द लॉर्ड ऑफ द होल नॉर्थ इंडिया। ठीक है, तो चालुक्य के रिकॉर्ड्स के मुताबिक हर्ष को क्या बताया गया? द लॉर्ड ऑफ द होल नॉर्थ इंडियन। ठीक है, सकाला तो परिस्थिरा। ठीक है, अब हर्षवर्धन के बारे में आपको समझ में आया क्या क्या चीजें थी। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हर्षवर्धन की लाइफ में दो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इनके समय में इवेंट्स हुए थे। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने एक असेंबली कराई थी कन्नौज में। ठीक है, कन्नौज मतलब जो इनकी राजधानी थी, वहां पर एक सभा कराई थी 643 एडी में। ठीक है, इसके बाद इन्होंने प्रयाग, ठीक है, आज का जो प्रयागराज है, वहां पर एक असेंबली कराई थी 634 से लेके 644 एडी के बीच में। ठीक है, तो हर्ष की जिंदगी के ये दो सबसे महत्वपूर्ण जीवन में कार्य थे, एक तो कन्नौज असेंबली और दूसरा कौन सी थी? प्रयाग असेंबली। अब देखें कन्नौज असेंबली में क्या किया था इन्होंने। सबसे पहले अगर हम बात करें कन्नौज असेंबली की, तो ये हर्षवर्धन ने बुलाई थी। ठीक है, और इस समय पर ह्यून टी सांग ये जो थे, ठीक है, ये जो चाइनीज पिलग्रिमेज थे, ये उस टाइम पर भारत भ्रमण के लिए आए थे। तो हर्षवर्धन ने इसका एडवांटेज उठाया और बौद्ध धर्म की टीचिंग को स्प्रेड करने के लिए ये असेंबली बुलाई गई थी। मैंने आपको जब बुद्धिज्म पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि बुद्धिज्म के प्रचार करने में हर्षवर्धन का भी बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, हर्षवर्धन का भी क्या था? बहुत बड़ा रोल था। तो कन्नौज जो असेंबली हुई थी ये हर्षवर्धन ने बुलाया और इन्होंने ह्यून टी सांग के जरिए बुद्ध का प्रचार किया, टू स्प्रेड द टीचिंग ऑफ बुद्धा इन दी कंट्री। ठीक है, तो कन्नौज असेंबली में बेसिकली इन्होंने बुद्ध का टीचिंग को स्प्रेड करने के लिए ये असेंबली बुलाई। ठीक है, यहां पर क्या हुआ? जो महायान सेक्ट था, बुद्धिज्म के दो सेक्ट थे, हीनयान और महायान। ठीक है, तो यहां पर महायानिज्म के बारे में बताया गया, सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया गया। इसके अलावा कहा जाए, इसके अलावा यहां पर एक गोल्डन स्टेट भी रखा गया बुद्धा का। ठीक है, कन्नौज में ही क्या रखा गया? एक गोल्डन स्टेट, किसका? बुद्धा का। ठीक है, तो ये जो कन्नौज असेंबली हुई थी ये बेसिकली बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए हुई थी। ठीक है, ह्यून टी सांग जो उस टाइम पर फॉरेन चाइनीज पिलग्रिमेज थे, वो उस टाइम पर यहाँ पर भ्रमण करने के लिए आए थे। ठीक है, तो हर्षवर्धन ने ये असेंबली बुलाई। इसके अलावा हर्षवर्धन ने एक और असेंबली बुलाई थी प्रयाग में। ठीक है, प्रयाग की असेंबली में इनको एक तो सबसे पहली बात तो प्रयाग कहाँ है? गंगा और जमुना के संगम में। आप जानते हैं आज का जो प्रयागराज है हमारा, वहां पर गंगा जमुना का संगम है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन्होंने गंगा और जमुना के संगम में के पास जो है ये कॉन्फ्रेंस करवाई। ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या किया? इन्होंने सभी रिलीजियन के लोगों को बुलाया। ठीक है, मतलब एक तरीके से ये धार्मिक सभा थी जिसमें जितने भी रिलीजियंस लोग थे उस टाइम पर, उन सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? उनका सम्मान किया। तो हर्षवर्धन ने क्या किया? इस सभा में उन लोगों को गिफ्ट दिए। ठीक है, अब इनमें ब्राह्मण्स को भी बुलाया गया, जैन मॉन्क्स को भी बुलाया गया और बुद्धिस्ट मॉन्क्स को भी बुलाया गया। ठीक है, मतलब ब्राह्मणों को भी बुलाया गया, जैनों को भी बुलाया गया, बुद्धों को भी बुलाया गया, और इन सबको क्या किए गए? गिफ्ट्स दिए गए हर्षवर्धन के द्वारा। ठीक है, तो इनके समय में दो सबसे इंपॉर्टेंट असेंबली हुई थी, आपको याद रखना है। एक थी कन्नौज असेंबली और दूसरी थी प्रयाग असेंबली। ठीक है, कन्नौज असेंबली में जो था वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया गया, और जो प्रयाग असेंबली थी ये रिलीजियस असेंबली थी, और इसमें क्या किया गया था? अलग अलग धर्म के लोगों को बुला करके और उनको गिफ्ट्स वगैरह दिए गए थे। ठीक है, तो इनके समय में दो सबसे इंपॉर्टेंट असेंबली हुई, एक कन्नौज असेंबली और दूसरी कौन सी हुई? प्रयाग असेंबली। क्लियर हुआ आपको ये? ठीक है, तो ये हर्षवर्धन के बारे में था। ठीक, हमने देखा कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स थे इसमें। राज्यवर्धन को देखा। ठीक है,
इसके बाद फिर हमने हर्षवर्धन को देखा, पुष्यभूति जो इसके सब फाउंडिंग मेंबर थे, मतलब एक तरीके से इसके फाउंडर थे पुष्यभूति डायनेस्टी के। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक। अब हम इसके आगे इनका एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इनका जो रिलीजियन आर्मी इनकी किस तरीके की थी, फिर इनके टैक्सेस वगैरह किस तरीके के थे, पीनल सिस्टम कैसा था, रिलीजियन क्या थे इनके, कॉइन्स और सील्स के बारे में, ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 आज खत्म होता है, जिसमें आज हमने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस और इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में पढ़ा। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। देखिए अभी चूंकि जो हमारे लेक्चर्स हैं वो इतने फ्रीक्वेंटली नहीं आ पा रहे हैं, उस कारण से मैं आपको इससे माफी मांगूंगा और मैं आपको वादा करता हूं कि मैं पूरा सिलेबस को कवर करूंगा। ठीक है, अभी चूंकि समय मेरे को मिल नहीं पा रहा है, इस कारण से मैं इतना फ्रीक्वेंटली लेक्चर्स को नहीं डाल पा रहा हूं, लेकिन जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं पूरा हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। तो गाइज अगर आपको इसमें कोई डाउट उठता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जो डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है वहीं पर मैं सारे नोट्स डाल रहा हूं, आप वहीं से नोट्स को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट्स जितने भी हैं उसके वो वहां डले हुए हैं डिस्क्रिप्शन सेक्शंस में। कल का जो लास्ट क्लास था संगम एज का, उसमें कुछ पार्ट था संगम एज का जो नहीं डला, जो मैं आज के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, रिमेनिंग पार्ट जो संगम एज का बचा हुआ है, और इंपॉर्टेंट इसके भी नोट्स इसमें डल जाएंगे। ठीक है, तो नोट्स की प्रॉब्लम नहीं है, नोट्स आप अच्छे से पढ़िए, क्लास प्रॉपर तरीके से फॉलो करिए और याद रखिएगा अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाएंगे, एक ही बार में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगवा दूंगा मैं। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, आज की क्लास को हम यहीं स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइज थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।